गुड मॉर्निंग 12th क्लास। पादप कार्यकी में हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो जीव द्रव्य कुंचन व विकुंचन है। अब तक हमने परासरण व विसरण के बारे में पढ़ा था, तो इसी की अगली सीरीज में जीव द्रव्य कुंचन व विकुंचन को पढ़ेंगे। इसको प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। उससे पहले हमें एक टर्म याद करनी होती है, एक चीज़ पता होनी चाहिए जो है अतिपरासारी विलयन। विलयन दो तरीके के होते हैं, एक तो नॉर्मल सामान्य विलयन होता है जिसको हम अल्पपरासारी विलयन कहते हैं। उस विलयन के अंदर घुले हुए पदार्थ जो है उनकी क्वांटिटी, उनकी सांद्रता बहुत कम होती है। लेकिन एक अति परासारी विलयन होता है जिसमें घुले हुए जितने भी पदार्थ हैं, यानी कि विलयन के अंदर विलेय पदार्थों की मात्रा काफ़ी सघन होती है, उनकी सांद्रता ज़्यादा होती है, इसीलिए उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। लेकिन यदि हम पादपों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम पादप कोशिका के साथ तुलनात्मक रूप में हर चीज़ को पढ़ेंगे। तो हम विलयन भी ऐसे ही देखते हैं कि शुद्ध जल की अपेक्षा यदि किसी विलयन के अंदर पदार्थों की सांद्रता कम है तो वह अल्पपरासारी विलयन कहलाता है। और ये ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से ज़्यादा हो, यानी कि कोशिका के अंदर विलयन तो होता ही है, जीव द्रव्य एक विलयन है, उसके अंदर घुलित पदार्थ हैं और एक विलायक है। शुद्ध जल सार्वत्रिक विलायक होता है। शुद्ध जल के अंदर हर चीज़, घुलनशील चीज़ें शुद्ध जल के अंदर नॉर्मली घुल सकती हैं। अगर उन्हें तापमान वगैरह ना भी दिया जाए तो समय कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन शुद्ध जल एक सार्वत्रिक विलायक है। तो यदि कोई विलयन जल के अंदर बनाया गया है और उसकी सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता से ज़्यादा हो तो वह विलयन अति परासारी विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, कोशिका के अंदर शर्करा की मात्रा नियंत्रित होती है, नियमित होती है। तो यदि हम शर्करा का घोल देखें जो कि चाशनी जैसा हो, काफ़ी ज़्यादा सघन शर्करा का घोल हो, तो वह कोशिका के द्रव्य से ज़्यादा सांद्र होता है, इसीलिए उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। और यदि हम शुद्ध जल देखें तो शुद्ध जल के अंदर घुलित पदार्थ नहीं है, वह कोशिका द्रव्य से कम सांद्र है, इसीलिए उसे हम अल्पपरासारी विलयन कहते हैं। तो यदि किसी कोशिका को हम अति परासारी विलयन में रखते हैं तो उसके अंदर जितना भी जल है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा। तो कोशिका के अंदर जल जो है वहाँ उसकी सांद्रता अधिक है, बजाय इसके कि बाहर जो सांद्र विलयन, बहुत ज़्यादा परासारी विलयन जो बाहर है उसमें जल के अणुओं की संख्या कम है कोशिका की अपेक्षा, तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा। यह परासरण विसरण दोनों में ही है। तो जब जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चला जाएगा तो जल कोशिका से बाहर निकल जाता है। तो यदि किसी विलयन में से विलायक, जिस पदार्थ में वो घुला हुआ है, विलायक को निकाल लिया जाए तो विलयन के अंदर विलेय पदार्थ बच जाते हैं। यानी कि यदि हम चीनी के घोल को गर्म करते जाएं तो धीरे धीरे जल सूख जाता है और चीनी एक जगह इकट्ठी होने लग जाती है। वैसे ही यदि हम कोशिका को अति परासारी विलयन में रखते हैं तो वहाँ से जल बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाता है और कोशिका के अंदर जितना जीव द्रव्य है वह एक जगह सघन हो जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और इसी घटना को हम जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। जीव द्रव्य कुंचन का मतलब होता है कोशिका के अंदर जो द्रव्य है, यानी कि जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य ही होता है, तो कोशिका द्रव्य को सिकुड़ना,
कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना किन किन घटनाओं के कारण हो रहा है? सबसे पहले कोशिकाओं के सिकुड़ने का मेन रीज़न यही होता है कि उसमें उपस्थित जल यानी कि जो विलायक है वह बाहर निकल जाता है, तो उसके कारण कोशिका का जीव द्रव्य सिकुड़ने लगता है। इसी घटना को हम जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इसके विपरीत यदि हम जीव द्रव्य कुंचन वाली कोशिका, जिसका जीव द्रव्य संकुचित है, उसको यदि हम वापस से शुद्ध जल में रख दें तो शुद्ध जल की सांद्रता कोशिका के अंदर कम है और कोशिका से बाहर ज़्यादा, तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर यानी कि कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है और जीव द्रव्य वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इसे हम जीव द्रव्य विकुंचन यानी कि जीव द्रव्य कुंचन का विपरीत जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। तो ये था हमारा प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। अब हम देखेंगे कि कोशिका में ये जो घटनाएं हो रही हैं, प्रासरण, विसरण या फिर कुंचन विकुंचन की, इनमें कुछ दाब होते हैं जिनके कारण ये घटनाएं घटित होती हैं। तो कोशिका में ये विभिन्न प्रकार के दाब अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे परासरण की घटना के लिए आवश्यक जो दाब होता है उसे हम परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। परासरण को ऑस्मोसिस कहा जाता है। ऑस्मोसिस के लिए आवश्यक जो दाब होता है जिसके कारण जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के गुजरता है, उसे हम परासरणीय दाब कहते हैं। वह दाब जिसके कारण जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर एक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरता है, उसे हम परासरण दाब कहते हैं। यानी कि परासरण की घटना के लिए आवश्यक दाब को परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। यहाँ पर हम कोशिका भित्ति इसलिए बोल रहे हैं, आपको एक चीज़ मेन ध्यान में रखनी होती है। जो भी आप पढ़ रहे हो तब आपको दिमाग में एक ही चीज़ रखनी है कि हम यहाँ जो भी पढ़ रहे हैं वो पादप कोशिका के लिए पढ़ रहे हैं। तो पादप कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों ही संरचनाएं होती हैं। बाहर की ओर भित्ति होती है, अंदर की ओर कोशिका झिल्ली होती है। तो परासरण के कारण कोशिका की जो झिल्ली होती है, जब कोशिका के अंदर जल पूरी तरीके से भर जाता है और कोशिका का जो बाहर का आवरण है यानी कि कोशिका झिल्ली है, वह बिल्कुल बाहर की दीवार यानी कि कोशिका भित्ति पर एक बल लगाती है, जिसे हम अपकेंद्रीय दाब कह सकते हैं। यानी कि केंद्रक से बाहर की ओर परिधि की ओर लगने वाला जो दाब है उसे हम स्फीति दाब कहते हैं। यानी कि कोशिका के स्फीत होने के कारण कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका की भित्ति पर लगाया जाने वाला दाब स्फीति दाब कहलाता है। यह एक अपकेंद्रीय दाब है यानी कि केंद्र से बाहर की ओर दाब है। इसे हम टर्जर प्रेशर यानी कि स्फीति दाब टीपी कहते हैं। टर्जर यानी कि टर्जिड कोशिका से संबंधित है और प्रेशर मीन्स दाब। तो टर्जिड कोशिका से संबंधित दाब को टर्जिड प्रेशर कहते हैं यानी कि टीपी कहते हैं। इसी के विपरीत जब कोशिका झिल्ली पर दाब लगता है तो वो उसके विपरीत क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो कोशिका भित्ति द्वारा अपने ऊपर लगाए जाने वाले दाब के विपरीत अभिकेंद्रीय बल लगाया जाता है, अभिकेंद्रीय दाब लगाया जाता है, जिसे हम भित्ति दाब कहते हैं। तो ये दोनों दाब एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए यह एक पादप कोशिका है। यदि परासरण की क्रिया होती है तो इसमें ये कोशिका की जो झिल्ली है, इसके अंदर जितना पदार्थ है उसमें जल भर जाता है, तो इसके कारण यह फूल जाती है और इस झिल्ली के द्वारा इस बाहर की दीवार पर बल लगाया जाता है। जब ये फूलेगी तो इस
तक पहुंच सकती है। इस तक पहुंचेगी तो इस पर बल लगाएगी, जिसको हम टीपी कहते हैं। इसको हम टर्जर प्रेशर या टीपी कहते हैं। और इसी के विपरीत ये बल अपकेंद्रीय बल है, यानी कि केंद्रक से बाहर की ओर निकलने वाला बल। और इसी के विपरीत इस बाहरी कोशिका भित्ति के द्वारा, बाहरी दीवार के द्वारा केंद्र की ओर लगाया जाने वाला बल, जो इस कोशिका झिल्ली को वापस उसकी दशा पर लेके आए, वापस उसकी अवस्था पर लेके आए, वो दाब लगाया जाता है, जिसे हम WP यानी कि वॉल प्रेशर कहते हैं। WP कहते हैं, यानी कि वॉल प्रेशर। कोशिका झिल्ली द्वारा लगाए जाने वाला बल TP यानी कि टर्जिड प्रेशर, और कोशिका भित्ति द्वारा लगाए जाने वाला बल WP यानी कि वॉल प्रेशर कहलाता है। एक अन्य बल होता है, एक अन्य दाब होता है, जिसे हम कहते हैं विसरण दाब न्यूनता। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके लिए। ये क्या होता है कि शुद्ध जल का दाब है वो हमेशा उच्चतम होता है। शुद्ध जल की अपेक्षा यदि जल अशुद्ध है या फिर थोड़ा बहुत सांद्र है, तो उसका जो विसरण दाब है वो सदैव कम होता रहेगा। शुद्ध जल का विसरण दाब ज़्यादा होता है, उसके अणुओं की गति ज़्यादा होती है, जब तक उसमें कोई अन्य विलेय पदार्थ ना मिलाया जाए तब तक। जैसे जैसे उसमें किसी विलेय पदार्थ को मिलाते जाएंगे, वैसे वैसे उसका विसरित होने का जो दाब है वो कम होने लगता है। तो शुद्ध जल की अपेक्षा सांद्र विलयन का विसरण दाब कम होता है। जैसे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक सिर्फ जल है और दूसरे में चीनी का घोल है, एक कटोरी के अंदर हम जल ले लें, दूसरे में चीनी का घोल लेते हैं, यानी कि जल विलयन के रूप में है, तो हम अगर जल को नीचे बिखेरते हैं उसकी गति, और यदि हम चीनी के घोल को नीचे बिखेरेंगे फर्श पर या कहीं भी आप एक प्लेटफॉर्म पर उसको बिखेरेंगे, तो उसकी गति हमेशा शुद्ध जल की गति ज़्यादा होगी। उसका विसरण ज़्यादा हो रहा है, अणुओं के विसरण की गति जल के शुद्ध रूप में ज़्यादा होती है। तो उस शुद्ध जल के अणुओं की गति की तुलना में अशुद्ध जल, या फिर हम सांद्र विलयन बोल सकते हैं, सांद्र विलयन के अणुओं की गति कम होती है। इस न्यूनता को हम विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। बहुत सरल सी चीज़ है, अगर आप समझना चाहो तो बहुत इजीली आप समझ सकते हो कि शुद्ध जल की अपेक्षा यदि हम कोई सांद्र विलयन लेते हैं, उसके विसरण का दाब कम होता है। इसे हम DPD या फिर विसरण दाब न्यूनता कहते हैं, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट। तो हमारे पास कुल मिलाकर हमने अभी तक 3 दाब पढ़े हैं। इनके अंदर संबंध होता है, ये घनिष्ठता से संबंधित होते हैं। सबसे पहले तो हम OP देखेंगे कि OP था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो परासरण के कारण कोशिका स्फीत हुई तो टर्जिड प्रेशर हुआ। टर्जिड प्रेशर के कारण ही वॉल प्रेशर लगता है, यानी कि WP लगता है। तो टर्जर प्रेशर और TP और वॉल प्रेशर यानी कि WP, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समान होंगे। जितना प्रेशर कोशिका की भित्ति पर लगेगा, बदले में उतना ही प्रेशर कोशिका की झिल्ली पर लगाया जाएगा, यानी कि जितना अपकेंद्रीय बल लगेगा उतना ही अभिकेंद्रीय बल लगेगा। तो यहाँ पर हम विसरण दाब न्यूनता यानी कि DPD, ऑस्मोटिक प्रेशर और TP यानी कि टर्जिड प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और विसरण दाब न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट, इन तीनों में संबंध देखेंगे। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट बराबर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्जिड प्रेशर के।
इनके बीच का जो अंतर है उसके बराबर होता है विसरण दाब की न्यूनता। यदि किसी विलयन के परासरणीय दाब और स्फीत दाब का अंतर निकाला जाए तो वह इसी विलयन की विसरण दाब न्यूनता के बराबर होता है। और यदि हम यहाँ पर एक कंडीशन रख दें कि टर्जर प्रेशर जो है वो 0 है, यानी कि कोशिका का जो स्फीत दाब है वो 0 है। यदि कोशिका का स्फीत दाब 0 है, 0 है, तब क्या होता है? तब विसरण दाब की न्यूनता और ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरणीय दाब, ये दोनों बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। उतना ही परासरणीय दाब लगेगा जितनी कि विसरण के दाब में कमी हुई है। विसरणीय दाब में जितनी कमी हुई है और परासरणीय दाब दोनों समान रहेंगे। और यदि हम विसरणीय दाब की न्यूनता को 0 मान लें तब क्या होता है? अगर विसरण के दाब में बिल्कुल भी न्यूनता नहीं है, यानी कि ये 0 है, तब ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्जर प्रेशर यानी कि ओपी और टीपी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तब परासरण उतना ही होता है, परासरण का दाब उतना ही होता है जितना कि टर्जर प्रेशर लगता है भित्ति के ऊपर। स्फीत दाब और परासरणीय दाब एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। स्फीति दाब और परासरणीय दाब एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो ये इन दाबों में संबंध है कुछ। अब हम एक अवधारणा देखते हैं। जल का जो संबंध है पादपों में, उसके लिए एक अवधारणा दी जाती है जिसे हम कहते हैं जल विभव की अवधारणा, हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। यह अवधारणा 1960 में दो साइंटिस्ट थे, R.K. स्लेटियर और S.A. टॉयलर। स्लेटियर व टॉयलर ने 1960 में ऊष्मागतिकी के नियमों के अनुसार पादपों में जल संबंध के लिए एक अवधारणा दी थी जिसे हम जल विभव की अवधारणा कहते हैं। इन्होंने थर्मोडायनेमिक लॉज के अनुसार ही ये अवधारणा दी थी। ऊष्मागतिकी के नियम क्या कहते हैं कि कोई भी तंत्र है और उसका कोई भी घटक है, यदि कोई भी तंत्र है उसका कोई भी घटक है तो उनके प्रत्येक घटक के अंदर कोई ना कोई ऊर्जा जरूर होती है जो कि एक गुप्त ऊष्मा या मुक्त ऊर्जा के रूप में रहती है, जो उसे कार्य करने की शक्ति देती है। कार्य करने की शक्ति हर एक घटक में होती है, जो कि ऊष्मागतिकी का नियम कहता है कि किसी भी तंत्र के प्रत्येक घटक में कुछ न कुछ मुक्त ऊर्जा यानी कि फ्री एनर्जी जरूर होती है जो उसे कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। तो इसी आधार पर यदि हम कोशिका को शुद्ध जल में रखें तो शुद्ध जल के अणु तथा कोशिका के विलयन में उपस्थित जल के अणु, कोशिका के अंदर भी जल होता है, उसमें भी जल के अणुओं में ऊर्जा होगी, और कोशिका को यदि बाहर हम शुद्ध जल में रखते हैं तो वहां भी जल के अणुओं में मुक्त ऊर्जा होती है। तो जिस विलयन में कोशिका को रखा जाता है उसकी मुक्त ऊर्जा तथा कोशिका के अंदर जो जल है उसके अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को जल विभव कहते हैं। यानी कि यदि हम एक पात्र के बारे में सोचते हैं, इसके अंदर शुद्ध जल भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है शुद्ध जल, और इसके अंदर यदि हम एक कोशिका को रखते हैं तो इसके कोशिका द्रव्य के अंदर भी जल होता है। कोशिका के रस में कोशिका द्रव्य के अंदर भी जल होता है। तो इस जल की मुक्त ऊर्जा तथा इस जल की मुक्त ऊर्जा, इन दोनों के बीच जो मुक्त ऊर्जा है उसके अंतर को, मुक्त ऊर्जा के अंतर को हम
जल विभव कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि इन दोनों विलयनों के बारे में हम यदि देखें तो इन दोनों विलयनों के अंदर कोशिका के अंदर जो जल है उसकी मुक्त ऊर्जा तथा बाहर जो शुद्ध जल है उसके अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को हम जल विभव कहते हैं। जल विभव को हम फाई साइन से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम फाई डब्ल्यू और कहते हैं। और इसी का ही एक सूत्र हम ये देखते हैं कि फाई डब्ल्यू जो है वो इसके परासरणीय विभव के बराबर भी होती है। परासरणीय विभव और उसके अंदर जो परासरणीय दाब है उसके बराबर भी होती है तथा इसके विलयन में उपस्थित जो ऊर्जा है उसको हम मैट्रिक्स एनर्जी कहते हैं, यानी कि WP और S ये तीनों आपस में अंतर संबंधित होते हैं। यानी कि विसरण और परासरण के कारण जो जल विभव होता है वह परासरण विभव कहलाता है और जल के अणुओं के अंदर जितनी भी ऊर्जा होती है उसके कारण लगने वाला दाब विभव कहलाता है और जल के अणुओं और कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित जल के अणुओं के मध्य की मुक्त ऊर्जा के बीच के अंतर को हम जल विभव कहते हैं। तो जल विभव, परासरण विभव तथा दाब विभव ये तीनों आपस में जुड़े होते हैं। यानी कि जल विभव यदि हम किसी भी विलयन के लिए निकालना चाहें तो परासरण विभव तथा दाब विभव इन दोनों को हम यदि जोड़ दें तो वह किसी विलयन का जल विभव निकल आता है। तो ये तीनों आपस में अंतर संबंधित हैं। इसी अवधारणा को हम जल विभव की अवधारणा कहते हैं। कुछ पादपों में कुछ सूखे व ठोस पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा जल का अवशोषण किया जा सकता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रकृति जल को अवशोषित कर सकने योग्य होती है। यानी कि ये कोलॉइडी होते हैं या फिर सूखे ठोस पदार्थ होते हैं। यदि ये जल का अवशोषण करते हैं तो इस घटना को जल का अंतःशोषण कहते हैं। जैसे यदि बरसात के मौसम में हमारे घर में लकड़ी के दरवाजे या खिड़कियां बने हुए हैं तो वो फूल जाते हैं। इसकी ऊपर की सतह बिल्कुल सूखी है लेकिन इसके अंदर कोई ना कोई कोलॉइडी कण होते हैं और जल को अवशोषित कर सकने वाले ठोस पदार्थ होते हैं जो जल को अवशोषित कर लेते हैं। इन पदार्थों की ऊपरी सतह जल का शोषण कर लेती है जिसे हम जल का अंतःशोषण कहते हैं और इन पदार्थों को हम अंतःशोषक कहते हैं। कोलॉइडी तथा सूखे ठोस पदार्थ जिनके द्वारा जल का अंतःशोषण किया जा सकता है उसे हम अंतःशोषक कहते हैं। अंतःशोषण का पादपों के लिए काफी महत्व होता है। इसके द्वारा पादपों में बीजों का अंकुरण होता है। बीजों के ऊपर का जो चोल होता है, जो बीजों का आवरण होता है वो काफी ठोस होता है और उसके अंदर कोई भी मूलांकुर या फिर ऐसी कोई भी संरचना नहीं होती जो जल को अवशोषित करके और फिर बीज का अंकुरण हो। तो उसके लिए बीज चोल के ऊपर का जो भी सतह है उसमें कुछ कोलॉइडी कण उपस्थित होते हैं जो कि जल का अवशोषण करके बीज की ऊपरी सतह को नरम बना देते हैं तथा बीजों के अंकुरण को प्रेरित करते हैं। दूसरा, कुछ पादप आपने देखे होंगे कि कई बार क्या होता है कि सूखी हुई लकड़ियां भी कई बार हरी हो जाती हैं। आपने कई बार देखा होगा ऐसा। सूखे कई ठूंठ होते हैं, पेड़ काफी टाइम से सूखा हुआ है और अचानक से यदि बारिश या ज्यादा कुछ ऐसा उसको पानी के स्रोत मिलने लग जाए तो उसमें दोबारा से हरापन आ जाता है, हरीमा आ जाती है। ये काफी टाइम से सूखे हुए पेड़ों में होता है या सूखी हुई लकड़ियों में होता है क्योंकि उनके अंदर
जल को अवशोषित करने वाले कोलोइडी कण उपस्थित होते हैं और यदि वो जल का अवशोषण करने में सक्षम हो जाएं और जल का पर्याप्त मात्रा में अवशोषण हो जाए कि वो पादप की कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर लें, तो इसे पादपों का पुनर्जीवन कहते हैं। सूखी हुई लकड़ियों से पुनः किसी पौधे का बन जाना, पुनः किसी पादप का बन जाना पादपों का पुनर्जीवन या रिजरेक्शन कहलाता है। तो अंतःशोषण की क्रिया भी पादपों में एक महत्वपूर्ण क्रिया कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई परेशानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपकी समस्या का यथासंभव निवारण किया जाएगा। सो हैव ए नाइस डे। थैंक यू।